नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आपने मेरे कुछ पुराने वीडियोस देखे हैं, अगर आपको वो पसंद आ रहे हैं तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि भविष्य में भी इस प्रकार के वीडियोस आपके सामने आते रहें जिससे आपकी जानकारी में वृद्धि हो। तो दोस्तों आज का ये एक टॉपिक है कि अगर एफआईआर जैसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जिसे कहते हैं अगर लॉन्च हो जाती है 498 ए आईपीसी 406 आईपीसी में तब क्या विकल्प रहता है। तो क्या हम हाई कोर्ट जा सकते हैं डायरेक्ट उसको क्वैश कराने के लिए या मतलब कैंसिल कराने के लिए या फिर कोई रेमेडीज बचती हैं इसके अलावा। देखिए हाई कोर्ट में जाने का लॉ तो है, बनता है कि अगर कोई एफआईआर अब्यूज प्रोसेस ऑफ द कोर्ट हुई हो तो सॉरी अब्यूज प्रोसेस ऑफ द लॉ भी या कोर्ट कोई भी की हो तो एक रेमेडी रहती है हाई कोर्ट में जाना और हाई कोर्ट में क्वैश कराने का प्रावधान है जरूर। लेकिन ये हाई कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट इन एफआईआर को स्पेरिंगली बहुत रेयरली यूज़ करती है क्वैश कराने के लिए, क्योंकि सारे केसेस अगर क्वैशिंग के लिए जाने लग पे तो फिर ट्रायल कैसे होगा। तो अब ऐसे ऐसे केसेस भी हुए हैं जब अगर ऑन जो जुडिशियल डिसीजंस आए हैं जिसमें कोई एक बार ब्रदर इन लॉ थे, वो कहते उन्होंने कहा कि मैं तो हॉस्टल में रह रहा हूँ, तो मैं जब एलिगेशंस लगाई थी तो मैं तो था ही नहीं हॉस्टल में, तब भी हाई कोर्ट ने रिलीफ देने से मना कर दिया उसमें। तो इसमें कहा कि हो सकता है कि वो वेकेशंस में आते हों और एलिगेशंस की ट्रूथफुलनेस तो सिर्फ ट्रायल में ही कंप्लीट हो सकती है, तो ऐसे केसेस में क्वैश करने से मना कर दिया। और कई बार ऐसे केसेस हुए जो देवरानी है वो उनकी उन्होंने पिटीशन डाली, उन्होंने कहा कि जब मैं एलिगेशंस लगाई तब तो मैं थी ही नहीं, जब जो जो इवेंट्स बताए हैं तब तक तो मेरी मैरिज ही नहीं हुई थी इस घर में। तो फिर कोर्ट में रिलीफ दे दिया उस ग्राउंड्स पे कि ये इनकी जो मैरिज जो बाद में हुई है एलिगेशंस तो पहले की लगी हैं, तो ऐसे केसेस में क्वैश कर दी उनकी मतलब जो एफआईआर जो लॉन्च की गई थी सब्सिक्वेंटली सब्सिक्वेंट पीरियड ऑफ टाइम के बाद जब मैरिड वुमेन ने केस डाला था तब। तो देखिए कोई एक स्केल नहीं है जिसमें हम इन चीज़ों को मुहैया कर सकते हैं कि किनको रिलीफ मिलेगा किनको रिलीफ नहीं मिलेगा, लेकिन सारे अटेंडिंग सर्कमस्टांसेस को देखते हुए ही कोर्ट रिलीफ देती है। अब जैसे मान लीजिए कोई सिस्टर्स हैं और वो दूसरे शहर में रह रही हैं और मैरिड हो चुकी हैं, अपने हस्बैंड के साथ अलग रह रही हैं, तब ऐसे केसेस वो एक अच्छा ग्राउंड बनता है उनका कि वो जाएं कोर्ट में जाएं, हाई कोर्ट में याचिका डालें और अपनी एफआईआर जो है वो उसे क्वैश कराएं। अब जो कोई सिबलिंग्स हैं वो दूसरे देशों में रह रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, आए ही नहीं कई कई सालों से, उनका नाम भी डाल दिया जाता है। तब इस ऐसे अब्यूज प्रोसेस ऑफ कोर्ट को बचाने के लिए कि पिटिशनर कंप्लेनेंट ने जरूर रंजिश की भावना से उन लोगों को फंसाने के लिए ऐसी एफआईआर जो है डाल दी है, और ताकि वो भी सफ़र करें, उनकी जॉब वगैरह अफेक्टेड हो। तो अब ऐसे केसेस अच्छे आइडियल होते हैं कि वो अपनी एफआईआर क्वैश कराएं। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि जब लॉ जो बना है तो उसमें राइट्स भी होते हैं आदमी के पास और रेमेडी भी होती है। तो अब इस रेमेडी का कब कैसे इस्तेमाल करना है चाहिए इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं। साथ में हम ये बताते हैं कि अगर एफआईआर जैसे जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है अगर पुलिस रजिस्टर करती है, अगर वो अपनी इन्वेस्टिगेशन फेयरली करती है, तो फिर हाई कोर्ट में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चार्जशीट में जब फाइनल रिपोर्ट डालती है कोर्ट में तभी उनके नाम वगैरह वहाँ से उनको उनसे रिलीफ दे सकती है अगर पुलिस ठीक से इन्वेस्टिगेशन करे तो, कि एलिगेशंस लगी हैं, सिंपल प्लेड एलिगेशंस लगी हैं और कोई उससे कंसर्न नहीं है पार्टी के साथ, तो उनको वहाँ से ही चार्जशीट से भी उनका नाम हटाया जा सकता है अगर पुलिस अगर अपना काम ठीक से करे। लेकिन अब जैसे आपने देखा, मैंने एक वीडियो बनाया था अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जो केस था, उस केस में क्या था कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक जजमेंट दी थी, उसमें क्राइम ऑफ इंडिया 2012 का जो स्टैटिक्स बताया था, उसमें बताया था कि जो चार्जशीट है 498 के केस में 93.6% लेवल तक डाली जाती है। तो
चूँकि जब इसका जो प्रोपोर्शनेट है, जो परसेंटेज है फ़ाइल करने की काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो फिर हम उम्मीद नहीं कर सकते कि पुलिस उसमें कुछ ज़्यादा रिलीफ़ देगी। लेकिन अब रेमेडी सिर्फ़ एक ही रहती है कि हाई कोर्ट में जाना, और जो जो लोग दूर-दराज़ शहर में रह रहे हैं और हस्बैंड से काफ़ी दिन कोई मतलब काफ़ी दूर डिस्टेंस है उनका, उन रिलेशंस में काफ़ी रेयरली कभी आते हैं, जो कभी चले जाते हैं, तो उनका नाम इम्प्लीकेट कर दिया जाए, तब उनके पास वो बेस्ट ऑप्शन यही है कि वो हाई कोर्ट में जाएँ और अपनी अपने राइट्स को एक्सरसाइज़ करें और अपनी जो रिलीफ़ है वो मिल सके। देखिए 498 का जो केस जब डल जाता है, तो वो ऐसे नहीं कि कोई साल 2 साल में ख़त्म हो जाता है। तो 498 का केस चलता है, सालों-साल चलता है, और कंडीशन सबसे ज़्यादा वर्स्ट तब होती है अगर केस दूसरे शहर में लगाया जाता है। और दूसरे शहर में जाने से क्या होता है कि देखिए, जो हस्बैंड है उनकी फैमिली को पूरा अक्यूज़्ड बना दिया जाता है और वो दूसरे शहर भागते रहते हैं। हर कोर्ट की हियरिंग पे, डेट पे उनको जाना होता है। पहले तो बेल लेनी पड़ेगी, फिर श्योरिटीज़ अरेंज करनी पड़ेगी, फिर हर जो डेट पड़ेगी उनमें आना पड़ेगा उनको। और अगर जो पेरेंट्स हैं वो अगर चाहें एग्ज़म्पशन ले सकते हैं, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा कि किस तरीके से एग्ज़म्पशन ले सकते हैं। तो देखिए फिर जब क्या होता है कि फिर सारे लिटिगेशंस दूसरे शहर में चल रहे होते हैं, तो ट्रैवलिंग में और आने-जाने में काफ़ी ज़्यादा हरासमेंट होती है, और ट्रायल जो है वो काफ़ी लंबा चलता है। अब कई दिल्ली में ऐसे केसेस भी हुए हैं, अगर आप जो साइट्स में जाके ऑर्डर्स को देखेंगे तो कई बार ऐसे हुए हैं कि 90s में केस डाले गए, उनका डिसीजन 2013, 2014 में जाके फाइनल वर्डिक्ट आया, तो 20-20 साल, 25-25 साल भी केस चले हैं। लेकिन अब कई स्टेट्स में जो है हाई कोर्ट ने सुपरविजन की सुपरवाइजरी पावर्स यूज़ करते हुए एक्शन प्लान्स बना दिया है, जिसमें कहा गया है कि जल्द से जल्द क्रिमिनल केसेस डिस्पोज किए जाएँ, जो 5 साल में 4 साल 5 साल में डिस्पोज कर दिए जाएँ। लेकिन जब क्रिमिनल केस डिस्पोज हो जाता है, एक्विटल हो जाता है, उसके बाद भी अपील डाली जाती है, तो फिर ये मान के चलिए तो काफ़ी कई सालों का काम है। मैं ये नहीं कह रहा कि 20 साल लगते हैं या 25 साल लगते हैं, लेकिन कई अच्छे साल निकल जाते हैं लाइफ के केस जो ट्रायल फेस करते-करते। अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है पार्टीज़ में, तो तब भी एफआईआर को क्वैश कराने के लिए हाई कोर्ट ही जाना पड़ेगा। तो कोई सेशन कोर्ट या मजिस्ट्रेट कोर्ट जो है वो रिलीफ नहीं दे सकती है 498 के केस में। सिर्फ आंध्र प्रदेश ही ऐसी स्टेट है जहां कंपाउंडेबल है सेक्शन। अगर पार्टीज में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो कोर्ट खुद ही केस को क्लोज स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके और एप्रोप्रिएट ऑर्डर्स दे देती है। तो अब ऐसे केस में क्या है कि क्योंकि अब मैंने बताया कि एफआईआर जो अगर लॉन्च हो जाती है और दूसरे शहरों में जो सिबलिंग्स रह रहे हैं और उनका नाम इम्प्लिकेट कर दिया गया है, या फिर जो कज़न्स हैं, जो अंकल्स हैं, दूर-दूर रह रहे हैं, उनका कोई किसी चीज़ से लिंक नहीं है, तो वो ऐसे केसेस में अपनी राइट्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं। वो सेक्शन कौन-सा है वो मैं आपको बताता हूँ। वो सेक्शन है 482 सीआरपीसी का। देखिए, ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर मैंने खोला हुआ है। ये जैसे मैंने बताया, इसे आप कहीं से भी गवर्नमेंट की किसी भी वेबसाइट में आपको ये मिल जाएगा, इंटरनेट में वाइडली अवेलेबल है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है। सिर्फ हाई कोर्ट के पास ऐसी पावर है जो आदमी जो रिलीफ दे सकती है। अब ये क्या कहता है 482 सीआरपीसी का? सेविंग ऑफ इनहेरिट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट, नथिंग इन दिस कोड shall deems to limit or affect the inherent powers of the High Court, or to make such orders as may be necessary, or to give effect or to any other order under this court, or to prevent, अब ये देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, or to prevent the abuse of the process of any court, or otherwise to secure the end of justice। तो साफ साफ ये लिखा है कि to prevent the abuse of process of the court, कि मान लीजिए किसी रंजिश की वजह से, जरूरी नहीं 498 का केस हो, कोई भी दूसरा केस भी हो सकता है, उसमें मान लीजिए कोई पहले से ऑलरेडी कोई लिटिगेशन चल रही हैं दोनों पार्टीज के बीच में, और उसको बदला लेने की भावना से कोई केस लगा दिया जाए ताकि इसको ट्रबल हो, तो फिर कोर्ट कहती है अब्यूज प्रोसेस ऑफ द कोर्ट है, कोर्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इससे अब्यूज प्रोसेस ऑफ द कोर्ट है। फिर कोर्ट की पावर है कि उसकी जो अटेंडिंग सर्कमस्टांसेस को देखते हुए केस को क्वैश कर दिया जाता है। तो ये अगर जब केस क्वैश हो जाता है, फिर तभी एफआईआर जो है वो खत्म हो सकती है। बिना हाई कोर्ट की पावर के बिना ये एफआईआर नहीं क्वैश हो सकती। अगर इन केस एफआईआर हाई कोर्ट मना कर देता है, तब एक और रेमेडी बचती है सुप्रीम कोर्ट जाने की, लेकिन उसमें भी बहुत रेयरली रिलीफ मिल पाता है। तो ये इस सेक्शन का प्रयोग करके जो पर्सन कंसर्न है, जिन्हें लग रहा है कि हमें अननेसेसरी इम्प्लीकेट किया गया है,
तो ये कोर्ट में ये अपनी एप्लीकेशन मिसलेनियस पिटीशन, क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन या कई स्टेटों में रिट पिटीशन विद क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन फाइल की जाती है और उसके बेसिस पे रिलीफ लिया जा सकता है। तो एक मैं जजमेंट आपको बताना चाहता हूँ, जो जजमेंट जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो क्वैशिंग में काफ़ी काम आती है, क्योंकि इस जजमेंट में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइंस बना दी थी। ये गाइडलाइंस जो है दूसरे जितने भी सबसे जजमेंट्स आ रही हैं उसमें ये गाइडलाइंस का जो रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है। रेशियो ऑफ प्रिंसिपल मतलब ये जो बाइंडिंग हो जाती है दूसरी कोर्ट्स भी, मान लीजिए हाई कोर्ट भी है, वो भी बाइंडिंग है सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट के ऊपर। तो ये जो प्रिंसिपल जो डिसाइड किए थे उस प्रिंसिपल्स के ऊपर मैं जाएंगे। उस जजमेंट का नाम था स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस चौधरी भजन लाल। तो ये केस था। तो उसमें जो फैक्ट्स में हमने आ जाते हुए सिर्फ इनके जो गाइडलाइंस थी उसके ऊपर हम जाते हैं। हाँ जी, ये गाइडलाइंस पे जाते हैं। ये जो डिसाइड की थी, ये सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है ये सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से निकाली थी। अब इसका एक बार टॉपिक देख लेते हैं। हाँ जी, ये देखिए टॉपिक यही था और साइटेशन मैंने नाम अभी बता दिया। जो डेट ऑफ जजमेंट के ऊपर आप देखिए वो जो आपका आसानी से सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से मिल जाएगी। ये जजमेंट थी 21/11/1990 की। तो और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या था, इसमें एक लीगल प्रिंसिपल्स थे वो सेट कर दिए थे। उस लीगल प्रिंसिपल्स जो है वो सारी जो जजमेंट्स पे एप्लीकेबल है, इवन हाई कोर्ट भी बाइंडेड है उस सारी जजमेंट्स जो प्रिंसिपल्स जो लगाए थे उसके ऊपर। तो देखिए अब यहाँ पे लिखा है 8.1 जो पैरा है उसमें लिखा है, इसमें क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इन द एक्सरसाइज ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स अंडर आर्टिकल 226 यानी जो रिट पिटीशन और द इनहेरेंट पावर्स अंडर सेक्शन 482 of the Code of Criminal Procedures, the following categories of the cases are given by the way of illustration wherein such powers could be exercised either to prevent abuse of the process of the court or otherwise to secure the end of the justice। अब देखिए अब उसमें आगे मैं चलता हूँ थोड़ा सा। उसमें ये क्या लिखा है पॉइंट ए में, where the allegations made in the first information report or the complaint even if they are taken at the prime facie at the face value and accepted in their entirety do not prime facie constitute any offense or to make the case against the accused। मान लीजिए कोई वेग एलिगेशंस लगा दी हैं इसमें, अगर कोर्ट कहती है कि अगर उसकी सारी एलिगेशंस को फेस वैल्यू पे एक्सेप्ट भी कर लिया जाए, अगर प्राइम फेशिया केस बन ही नहीं रहा है तो ऐसे केस में FIR क्वैश कर देनी चाहिए। और दूसरा था सेक्शन बी पोर्शन, वेयर द एलिगेशंस इन द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एंड मटेरियल्स if any accompanying the FIR do not disclose a causable offense in justifying the investigation by the police or section 156 of the code under the order of the magistrate within the purview of section 155(2) of the code। तो ये देखिए ये सारे प्रिंसिपल्स बताए थे। तो ये लास्ट यही पोर्शन में देखिए ये कहा है प्रिंसिपल्स where the allegations made in the FIR or the complaint are so absurd and inherently improbable on the basis of which no prudent person can reach a just conclusion that there is a sufficient ground for the proceeding against the king। मान लीजिए कोई टोटली absurd allegations लगा दिए, कोई लिंक ही नहीं है किसी ऑफेंस के साथ, तो ऐसी absurd allegations लगा दी हैं तो ऐसी ग्राउंड्स पे भी कोर्ट जो है वो क्वैश कर देती है। तो जहाँ पे लिखा है जी पोर्शन में लिखा है if criminal proceedings is manifestly attended malafide or where the proceedings in the maliciously instituted with ulterior motive for wreaking vengeance against the accused with the view to spite him due to the personal and the private and the personal grudge, यानी कि बदला लेने के भावना से डाली गई हो। लेकिन ये सब चीजें तभी एप्लीकेबल होंगी जब कोई सफिशिएंट मटेरियल्स होंगे, सिर्फ कह देने से नहीं होगा, मटेरियल्स होंगे तब इसके बाद ही कोर्ट जो होगी वो एनालाइज कर पाएगी और उसके बाद क्वैश कर पाएगी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये था थोड़ी सी जानकारी के लिए कि किस ग्राउंड पे ये जो है FIR जो क्वैश की जा सकती है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि